हम लोग जो पहला चैप्टर में है, कौन सा है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद क्या, राष्ट्रवाद की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवाद असल है क्या, है कि नहीं। तो राष्ट्रवाद है कि आपके दिल में अगर देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो तो इसको राष्ट्रवाद कहेंगे। ठीक है, इसी तरह आपकी किताबों में जो बातें कही गई होगी, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में बसने वाले लोगों के बीच राष्ट्रवाद एकता का वाहक बनती है। ठीक है, किताब के हिसाब से। और सामान्य तौर पर अगर हम लोग समझें तो किसी क्षेत्र विशेष में बसने वाले लोग जो अपने क्षेत्र विशेष के लिए, अपने देश के लिए प्रेम की भावना रखते हैं तो उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ के हिसाब से देखते हैं, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व का राजनीतिक जागृति फल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच में एकता लाती है। ठीक है, यह है राष्ट्रवाद। शुरुआत और विकास। ठीक है, तो राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से है, तो राष्ट्रवाद बहुत पहले से नहीं है। ठीक है, राष्ट्रवाद की जो विचारधाराएं हैं ये बहुत बाद में आई है। पहले राष्ट्र क्या था, राजा की हुकूमत थी, राजा शासन करता था। ठीक है, कोई विशेष व्यक्ति पूरे शासन का बागडोर अपने हाथ में रखता था। लोगों को अपने देश के प्रति, अपने मुल्क के प्रति कोई भावना नहीं रहती थी। लेकिन आज लोगों के मन में क्या है, भावना है कि ये देश हमारा है, यहाँ के नागरिक हम हैं। ठीक है, आज आपके मन में ऐसा है, आप जैसे हिंदुस्तान में हैं तो आप क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। लेकिन जब लोग नहीं जानते थे कि ये हिंदुस्तान किसका मुल्क है, बहुत ऐसी बातें हैं जो जिस क्षेत्र में बसते थे उसी क्षेत्र के बारे में वो लोग जानते थे। वो एक जैसे भारत एक विशाल देश है तो इसके बारे में नहीं जानते थे कि ये देश कितना बड़ा है, क्योंकि उस समय उतना पढ़ाई लिखाई नहीं थी, इसलिए लोग नहीं जानते थे। अब क्या है, राष्ट्रवाद का शुरुआत और विकास कब हुआ। ठीक है, राष्ट्रवाद का शुरुआत और विकास शुरू भी हुआ और इसका विकास भी हुआ। तो आप देखेंगे पुनर्जागरण का काल समझ में आएगा। ठीक है, अब पुनर्जागरण का काल क्या है कि जब ऑटोमन एम्पायर कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, या सीधे कहेंगे क्या, तुर्कों का अधिकार कुस्तुनतुनिया पर हो गया। अब यूरोप के लोग चूंकि एशिया और एशिया के अन्य देशों के साथ व्यापार करते थे ज़मीनी रास्ते से, थल मार्ग से, स्थल मार्ग से, ज़मीनी रास्ते से जब व्यापार करते थे तो इनको व्यापार करने के लिए जब कुस्तुनतुनिया पर 1453 में, कितना ईस्वी है वो, 1453 ईस्वी में तुर्कों का अधिकार कुस्तुनतुनिया पर हो गया। अब जैसे ही कुस्तुनतुनिया पर हुआ अधिकार तो तुर्कों ने यूरोप वालों को भारत या एशिया के अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए उस रास्ते से, एक ही रास्ता था, करने के लिए भारी टैक्स लगाना शुरू किया। और भारी टैक्स से बचने के लिए यूरोप के व्यापारी अपना व्यापार नहीं बंद कर सकते थे, क्योंकि मुनाफा जो था बीटीसी के हिसाब से, बीटीसी बिहार टेक्स्ट बुक, इसके हिसाब से 26 गुना होता था। कितना गुना, 26 गुना। लेकिन आप अगर और दूसरी किताबों में देखेंगे तो उसमें क्या है, 60 गुना मुनाफा। फायदा कितना होता था, 60 गुना, एक का 60। इतने बड़े मुनाफे को कोई भी व्यापारी खोना नहीं चाहेगा। तो यूरोप के लोगों ने, यूरोप के शासकों ने, यूरोप के जो क्या कहते हैं हेनरी दी नेविगेटर, क्या नाम है उसका, इन लोगों ने नाविकों को प्रोत्साहित किया, धन दिया। ठीक है, और प्रोत्साहित किया कि तुम एशिया या अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक नए रास्ते का खोज करो जो कि समुद्री मार्ग है। क्या समुद्री मार्ग से एशिया या अन्य देशों के साथ
व्यापार किया जा सकता है, पहुंचा जा सकता है। तो आप देखेंगे 1453 के बाद 1498 में, 1498 ईस्वी में कौन आ गया? वास्को डिगामा भारत पहुंच गया। ठीक है, और कैसे पहुंचा? तो अफ्रीका के अंतरिम छोर जो है उसका नाम है उत्तमाशा अंतरीप, या फिर क्या बोलते हैं, कैप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं? कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप होते हुए आपका भारत पहुंचा। और भारत के किस जगह पहुंचा? किस जगह पहुंचा? तो कालीकट पहुंचा। वहां का राजा कौन था? जमीरिन था, जिसने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया था। कैसा स्वागत? भव्य स्वागत। मतलब एक तो स्वागत होता है, ठीक है, आइए आइए बैठिए, नहीं, उसके लिए कालीन बिछाया गया होगा, कुछ लोगों को ढोल नगाड़े बाजे के साथ खड़ा कर दिया होगा, वो हो गया स्वागत। भव्य स्वागत किया गया था किसका? वास्को डिगामा का। अब देख रहे हैं 1453 के बाद 1498 में अथक प्रयास के बाद भारत को समुद्री रास्ते से खोज लिया गया। किसके द्वारा? यूरोप के लोगों के द्वारा। समझ गए बात यहां तक? उसके बाद क्या है? पुनर्जागरण का काल। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना ये भावना जो है, इसका बीज जो है, बीजारोपण जिसको कहेंगे, बीज डालना। ठीक है, तो बीजारोपण कब हो गया था? तो पुनर्जागरण के काल से ही हो गया था। पुनर्जागरण का काल कब शुरू होता है? 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी किसका काल रहता है? पुनर्जागरण का काल, फिर से जागृत होना। ठीक है, इसके बाद 1789 ईस्वी की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति से पूरी तरह से उभर कर सामने आया। आप जानते हैं 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई थी और पहली बार दो नारे लगे थे। वो क्या है? एकता, बंधुत्व और एकता। कौन सा? बंधुत्व और एकता। ठीक है, बंधुत्व और एकता, ये नारे लगे थे। और इससे क्या हुआ कि लोग, फ्रांस के लोग भी जागृत हुए थे और आंदोलन किया था 1789 ईस्वी में। ठीक है, वो आंदोलन आप 9th क्लास में पढ़ लिख चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं नेपोलियन का योगदान। नेपोलियन कहाँ का शासक था? ठीक है, तो नेपोलियन फ्रांस का शासक था और विजयी शासक था, वो विजेता कहलाता है। ठीक है, बाद में इसकी हार हुई, एक अलग बात है, लेकिन ये विजेता है। नेपोलियन क्या किया कि जहां भी गया वो जीतता गया, वो हारता नहीं था, लेकिन अपने विजयी अभियानों में उनके साथ क्या गया? सबसे बड़ी चीज क्या गया? तो विचारधारा गया। कौन सी विचारधारा? तो राष्ट्रवाद की विचारधारा। किस तरह की विचारधारा गया? इसके विजयी अभियानों ने राष्ट्रवाद की विचारधारा को समस्त यूरोप में प्रचारित और प्रसारित किया, लोगों के मन में आया। ठीक है, अब क्या? फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद नेपोलियन के आक्रमण ने यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने का भूमिका निभाई। बात वही है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति महलों और अभिजात वर्ग से बाहर निकलकर अखबारों, सड़कों और आम जनता तक पहुंचा दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, इसको कहां से निकालकर? तो राजनीति महलों और अभिजात वर्ग, यहाँ से निकालकर कहाँ? अखबारों, सड़कों और आम जनता तक पहुंचा दिया। इसको? क्रांति को, क्रांति के साथ विचारधारा को। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है? कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़ती है अगर, तो उसकी अपनी विचारधारा होती है। ठीक है, अगर बीजेपी है तो इसकी अपनी विचारधारा है, कांग्रेस है तो अपनी विचारधारा है, मायावती की पार्टी है कि नहीं, क्या बोलते हैं उसको, समाजवादी पार्टी, अखिलेश की पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी, इसकी अपनी विचारधारा है। सभी पार्टियों की अपनी विचारधारा। इसी तरह राष्ट्रवाद की भी अपने विचार हैं। ठीक है,
अब क्या है, नेपोलियन ने जर्मनी इटली राज्यों के सिर्फ भौगोलिक नामों के दायरे से बाहर नहीं निकालकर उन्हें एक वास्तविक राजनीतिक रूपरेखा दी और जर्मनी और इटली के एकीकरण का रास्ता साफ हुआ। ठीक है, आप जानते हैं जर्मनी और इटली क्या था, अलग अलग भागों में बटा हुआ था। ठीक है, लेकिन इसके एकीकरण के लिए, इसको एक करने के लिए जो रास्ता बनाकर दिया, तो वो रास्ता कौन था, नेपोलियन के द्वारा बनाया गया रास्ता था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिक्रिया और वियना कांग्रेस। ठीक है, चलिए अब हम लोग वियना कांग्रेस के बारे में समझते हैं कि वियना कांग्रेस है क्या। तो आप इसको बात को इस तरह से समझिए कि नेपोलियन के अभियानों ने, नेपोलियन के विजयी अभियानों ने जिन क्षेत्रों को अस्त व्यस्त कर दिया था, ठीक है, नेपोलियन के हारने के बाद या नेपोलियन के पतन के बाद, ठीक है, उन क्षेत्रों में शासन किस तरह का हो, शासन व्यवस्था कैसी हो, इसको दोबारा स्थापित करने के लिए वियना में एक सम्मेलन रखा। किसकी अध्यक्षता में, मेटरनिख की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, मेटरनिख की अध्यक्षता में एक सम्मेलन रखा और इस सम्मेलन का नाम क्या दिया, वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस। ये 1815 ईस्वी में हुआ था। कौन से ईस्वी में हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। अब वियना सम्मेलन, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किया था, मेटरनिख किया था। अब मेटरनिख के बारे में भी कुछ बात को समझ सकते हैं हम लोग। मेटरनिख, सबसे पहले इनको समझते हैं कि ये घोर प्रतिक्रियावादी था। क्या था, घोर प्रतिक्रियावादी था। और क्या था, लोकतंत्र विरोधी था। ठीक है, सामंती व्यवस्था का समर्थक था, पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। इस बात को समझ गए हम लोग कि मेटरनिख किस तरह का था। ठीक है, तो गणतंत्र विरोधी था, गणतंत्र विरोधी था, प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, इस बात को समझ गए। अब नेपोलियन की नीतियों के कारण जब फ्रांसीसी प्रभुत्व बढ़ने लगा तो उसके खिलाफ यूरोप के अन्य हिस्सों में भी देश भक्तिपूर्ण विरोध जागा। नेपोलियन के पतन के बाद 1815 ईस्वी में यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक जगह जमा हुई और जिसका उद्देश्य यूरोप में पुरानी व्यवस्था को पुनः स्थापित करना था, जिन्हें नेपोलियन के विजयी अभियानों ने नष्ट कर दिया था। बात वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियना सम्मेलन 1815 में हुई। ठीक है, इस बात को जानते हैं। नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में वियना सम्मेलन हुई। ठीक है, मेजबानी, अब कोई तो मेजबानी करेगा, कोई तो अध्यक्ष बनेगा इसका। ठीक है, तो मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के चांसलर इसको होस्ट किया था। ठीक है, इस सम्मेलन को बुलाया था क्योंकि उस समय का शक्तिशाली शासक तो जो था वो वहाँ का मेटरनिख ही था। ठीक है, वह एक घोर प्रतिक्रियावादी नेता था जो किसी भी तरह से लोकतांत्रिक बदलाव के खिलाफ था। किस तरह का बदलाव के खिलाफ था, लोकतांत्रिक बदलाव का खिलाफ था, किसी भी तरह के। ठीक है, इस बात को तो हम लोग समझ गए। अब इसमें शामिल कौन कौन देश थे, इसमें वियना सम्मेलन में शामिल कौन कौन देश थे, तो इसमें शामिल थे ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया तो था ही, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का ही चांसलर था। ठीक है, ऑस्ट्रिया कहाँ का देश है, तो यूरोप का एक देश है। ठीक है, अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इन सभी देशों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति स्थापित करना था, पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को पुनः वापस लाना था। कैसी व्यवस्था को, पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को पुनः स्थापित करना था। ठीक है, अब मेटरनिख व्यवस्था और नेपोलियन युग का अंत। ठीक है, जैसे ही वियना सम्मेलन हो गया उसके बाद क्या, मेटरनिख की व्यवस्था लागू होगी और नेपोलियन का जो युग चला एक, वो अंत हो गया। युग, नेपोलियन का युग क्या हो गया, नेपोलियन का पतन हो गया,
तो वो खुद ब खुद समाप्त हो गया। अब क्या है, फ्रांस की क्रांति से उपजे गणतंत्र और प्रजातंत्र का विरोध करना तथा पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को फिर से लागू करना मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य क्या था? जो पुरानी व्यवस्था थी उसी को लागू करना था, लेकिन जो बदलाव हो रहा था फ्रांसीसी क्रांति के बाद, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसको उसको नहीं लागू होने देना था, नहीं देना चाहता था। कौन? मेटरनिख, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू ना हो सके। ठीक है, क्योंकि पहले ही इसके बारे में जान चुके हम लोग कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोधी था, बदलाव का विरोधी था। ठीक है, अब इटली और जर्मनी का विभाजन, इटली को और जर्मनी को टुकड़ों में बांटना। ठीक है, किसने बांटा भाई? तो मेटरनिख के ही समय क्या हुआ, इटली और जर्मनी का विभाजन हुआ, इसको टुकड़ों में बांटा दिया। अब क्या कहा, सिसिली और नेपल्स किसको दे दिया? तो बुर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। ये जो है नेपोलियन के समय ये नहीं था, लेकिन जैसे ही वियना सम्मेलन हुआ तो वो क्षेत्र सिसिली और नेपल्स किसको दे दिया गया? फर्डिनेंड को दिया। और फर्डिनेंड किस राजवंश का आदमी था? बुर्बो राजवंश का था। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद रोम और रोम के आसपास के इलाके को कहाँ दे दिया गया? पोप को दे दिया गया। पोप क्या होता है? ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु। ठीक है, सबसे बड़ा धार्मिक गुरु कौन है? पोप है। तो इसको क्या कहते हैं? रोम और इसके आसपास के इलाके को किसको दे दिया गया? पोप को सौंप दिया गया। पोप, पोप समझते हो? कभी पूछेगा पोप कौन है, तो हिंदी में इसको पादरी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे पोप ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धर्म गुरु होता है। लोम्बार्डी और वेनेशिया, इस पर ऑस्ट्रिया का सीधा कब्जा था। ऑस्ट्रिया जानते हो, मेटरनिख ही उसका हुक्मरान था या शासक था। तो ऑस्ट्रिया पर सीधा किसका कब्जा हो गया? किसका हो गया? मेटरनिख का हो गया। ठीक है, परमा, मेडेना, टस्कनी, ये प्रांत हैब्सबर्ग के राजवंश को दे दिए गए। एक राजवंश कौन है? हैब्सबर्ग। ठीक है, इनको दे दिया गया। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ वैसे ही रहने दिया गया, लेकिन उस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ताकि वहां राष्ट्रवाद की भावना जागृत न हो सके, तो राष्ट्रवाद की विचारधारा न फैले। बात समझ गए यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। फ्रांस में पुरानी व्यवस्था की वापसी। फ्रांस में कैसी व्यवस्था की वापसी? पुरानी व्यवस्था की वापसी। फ्रांस में क्रांति से पहले व्यवस्था लाने के लिए बुर्बो राजवंश को फिर से, कौन सा राजवंश को? फिर से, ठीक है, गद्दी पर बैठाया गया और लुई 18वां जो है फ्रांस का राजा बना। ठीक है, लेकिन फ्रांस का राजा थोड़ा सा समझदार था। कैसा था? फ्रांस का राजा समझदार था। जो मेटरनिख चाहता था उससे थोड़ा सा ये अलग सोचता था। ठीक है, लुई 18वें की समझदारी को समझिए आप। वह जानता था कि जनता बदल चुकी है। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो जनता में बदलाव था। ठीक है, तो वो जानता था कि फ्रांसीसी क्रांति हुई है, जनता में बदलाव है और जनता अब बदल चुकी है, इसलिए उन्हें जबरदस्ती पुरानी व्यवस्था के साथ नहीं रखा जा सकता है। उस पर अगर पुरानी व्यवस्था अगर थोपेंगे तो फिर क्रांति होगी, प्रतिक्रिया होगी, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी, ठीक है, लोगों के बीच संतुलन बनाने का काम किया वो, और 2 जून 1814 को एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया। संवैधानिक घोषणा पत्र किस लिए जारी किया? सुधारवादी और प्रतिक्रियावादी लोगों के बीच समन्वय बैठाने के लिए, तालमेल बैठाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे क्या हुआ? यह व्यवस्था 1848 तक चली, लेकिन बाद में चार्ल्स 10 राजा बना तो उसने इसमें कुछ बदलाव किए, और जैसे ही बदलाव किया तो 1830 में विरोध के रूप में, ठीक है, 1830 में विरोध के रूप में एक क्रांति नजर आती है, जो 1830 की क्रांति से के नाम से जाना जाता है।
जुलाई 1830 की क्रांति। ठीक है, जुलाई 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। ये किसके साथ आया? ठीक है, चार्ल्स दस जब ये बदलाव करना शुरू किया तो ये बदलाव का जो रिजल्ट आया वो जुलाई 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। ठीक है, फ्रांस के इतिहास में एक क्या है, महत्वपूर्ण घटना थी जिसने केवल फ्रांस से बुर्बो राजवंश को हमेशा के लिए अंत कर दिया, बल्कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद और उदारवाद की नई लहर फैल गई। ठीक है, मतलब जुलाई 1830 की क्रांति हुई, लेकिन इस क्रांति में ये जो राजवंश है आपका फ्रांस में पहले से, इसका खात्मा हो गया, मतलब ये खत्म हो गया। ठीक है, ये हमेशा के लिए चला गया, लेकिन वहाँ पर एक नई जो व्यवस्था है राष्ट्रवाद और उदारवाद की, वो जो है नई व्यवस्था लागू होना शुरू हो गया। क्रांति जुलाई 1830 के क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या है आप समझ सकते हैं। चार्ल्स दस की निरंकुशता। सबसे पहले क्या है, कोई भी शासक अगर है उसके खिलाफ अगर होता है, इतिहास में पढ़ेंगे, उसके खिलाफ अगर लोग होते हैं तो उसके पीछे शासक का निरंकुशता। निरंकुशता का मतलब ऐसे समझेंगे बेरहम, इसको क्या बोलेंगे, बेरहम बोलेंगे। शासक अगर बेरहम हो जाए तब जनता क्या करती है, तो जनता आंदोलन करती है। ठीक है, लुई 18वें की मृत्यु के बाद चार्ल्स दस फ्रांस का राजा बना। वह एक अत्यंत रूढ़िवादी था। कैसा? रूढ़िवादी। एक रूढ़िवादी होता है, एक उदारवादी होता है। ठीक है, रूढ़िवादी जो है जो उसके मन में है वही काम करेगा। ठीक है, उदारवादी जो है जो उसके मन में है वो काम करेगा, लेकिन आपके मन में जो है आपके मन वाला भी काम वो करेगा। बात समझे? तो इस तरह के विचारधारा के लोग क्या होते हैं, उदारवादी, जो दूसरों का भी हित और क्या करते हैं, दूसरों के भी भावना का ख्याल रखते हैं। ठीक है, रूढ़िवादी सिर्फ अपना ही सोचेगा, वो दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचेगा। ये आपके भी गांव समाज में ऐसे लोग हो सकते हैं। ठीक है, वह एक अत्यंत रूढ़िवादी और निरंकुश शासक था। कौन? ये चार्ल्स दस। ठीक है, तो जनता को लोकतांत्रिक अधिकार देने के काफी खिलाफ, शासक निरंकुश हो जाए तो उसके खिलाफ जनता सड़क पर आती है, आंदोलन करती है। ठीक है, जनता उसके सख्त खिलाफ हो जाती है, क्योंकि ये जो चार्ल्स दस है ये रूढ़िवादी भी था और लोकतंत्र का विरोधी भी था। ठीक है, प्रतिक्रियावादी पोलगनिक नियुक्ति। ठीक है, चार्ल्स दस ने पोलगनिक को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पोलगनिक एक पूर्व राजा द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता को कमजोर कर दिया। समान नागरिक संहिता मतलब हर नागरिक क्या है, बराबर है। ठीक है, आपके यहाँ भी है, सभी लोग क्या है, भारत के बराबर हैं। ठीक है, कानूनी अधिकार है। तो ये समान नागरिक संहिता को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। कौन? ये पोलगनिक। ठीक है, और कुलीन और अभिजाति वर्ग को फिर से विशेष अधिकार दिया गया। उदारवादी ने इसे क्रांति के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र माना। उदारवादी लोग जो थे, जो क्रांति चाहते थे, बदलाव चाहते थे, क्रांति का मतलब ही है बदलाव चाहते थे, तो उनके क्या है, उनके खिलाफ माना। किनके खिलाफ? लोकतंत्र के खिलाफ माना। तो उदारवादियों के खिलाफ कौन था? ये चार्ल्स दस। ठीक है, अब चार दमनकारी अध्यादेश, एक ऐसे आदेश जो चार थे और ये चारों क्या थे, दमनकारी थे। दमन मतलब कहीं विरोध हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, उसको कुचलने के लिए हर संभव जो प्रयास किया जाता है वैसे अध्यादेश जारी किए गए। ठीक है, जब जनता और प्रतिनिधि सदन से इसका विरोध करे तो चार्ल्स दस ने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किया, जिनका मकसद प्रेस की स्वतंत्रता को छीनना, उदार तत्वों को पूरी तरह से गला घोंटना। ठीक है, और घटना और परिणाम। जब यह घटना हुई, जुलाई 1830 की क्रांति हुई, तो इसके परिणाम क्या हुए? पेरिस में गृह युद्ध।
पेरिस में। इन अध्यादेशों के आते ही पेरिस में जनता सड़क पर उतर गई और सरकार के खिलाफ हिंसक विद्रोह करने लगी। इतिहास में इसे थ्री ग्लोरियस डेज कहा जाता है और इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? थ्री ग्लोरियस डे के नाम से जाना जाता है। यह 27 से 29 तक हुआ था। यह 27 से कितना, कब तक हुआ था? 29 तक हुआ था। बुर्बो राजवंश की विदाई। अब जुलाई 1830 की क्रांति हुई। उसका अंतिम शासक कौन था? चार्ल्स 10, उसी के शासन में हुआ था। अब इस क्रांति के बाद बुर्बो राजवंश की विदाई हो गई, इसका अंत हो गया। ठीक है, जनता के इस उग्र रूप को देखकर चार्ल्स 10 समझ गया कि अब शासन करना असंभव है। उसे अपनी गद्दी छोड़ देना पड़ा और कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भागकर चला गया? ये इंग्लैंड भागकर चला गया। ठीक है, इसी के साथ फ्रांस में सदियों से पुराने बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। ठीक है, इसके बाद बुर्बो वंश के पतन के बाद फ्रांस में आर्लियंस वंश की स्थापना हुई और लुई फिलिप को संवैधानिक राजा बनाया गया। लुई फिलिप को कैसा, क्या बनाया गया? संवैधानिक राजा बनाया गया। क्योंकि वो मध्यम वर्ग, पत्रकारों, आम जनता के समर्थन से गद्दी पर बैठा था, इसलिए उसने संवैधानिक गणतंत्र के नियमों के तहत शासन किया। ठीक है, उनको बैठाने वाले जनता थे, पत्रकार थे, वकील थे और सामान्य लोग थे। तो उनके हितों को देखते हुए उन्होंने गणतंत्र के नियमों के साथ शासन किया। कौन? लुई फिलिप। ठीक है, अब क्रांति का दूरगामी प्रभाव क्या है? क्रांति का दूरगामी प्रभाव। क्रांति तो हुई, इसके दूर दूर तक क्या प्रभाव पड़े? ठीक है, इसी को कहते हैं लंबे समय तक क्या प्रभाव हुआ। वियना व्यवस्था को झटका लगा। कौन सा व्यवस्था? वियना व्यवस्था को लागू करने वाले लोग कौन थे? मेटरनिक, जो क्या चाहता था? गणतंत्र स्थापित ना हो, गणतंत्र का घोर विरोधी था। लेकिन लुई फिलिप जब शासक बना, इसको बनाने वाले लोग आम लोग थे, पत्रकार थे, क्रांतिकारी लोग थे। तो उन्होंने उन लोगों को सम्मान देते हुए उन लोगों के तहत शासन करने का फैसला किया और गणतंत्र को अपनाया। ठीक है, लेकिन वियना कांग्रेस क्या था? पुरानी व्यवस्था को लागू रखना चाहता था। वियना कांग्रेस गणतंत्र का घोर विरोधी और पुरानी व्यवस्था को लागू रखना चाहता था। इसलिए जिस पुरानी राजशाही व्यवस्था को यूरोप पर जबरन थोपा गया, इस क्रांति ने उसे पूरी तरह से हिलाकर उसका अंत ही कर दिया। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रसार। फ्रांस की सफलता को देखकर यूरोप के अन्य देशों के क्रांतिकारियों को भी प्रेरणा मिली। जब कहीं क्रांति होती है तो उसका परिणाम जो है एक जगह नहीं, पूरे विश्व में फैलता है। ठीक है, जिस तरह से कोई अगर वैज्ञानिक है तो उस वैज्ञानिक की जो विचारधारा है किसी एक के लिए नहीं है, समस्त इसके लिए है, समस्त लोगों के लिए है। इसी तरह है कि राष्ट्रवाद का प्रसार, फ्रांस की सफलता को देखकर अन्य देशों के क्रांतिकारियों को भी प्रेरणा मिली और उसके हौसले बुलंद हुए। इटली और जर्मनी में राजनीतिक एकीकरण की मांग तेज हो गई। कैसा है एकीकरण? आप देख रहे होंगे कि पहले की व्यवस्था के तहत इटली और जर्मनी को कई हिस्सों में बांट दिया गया था, आपको इसको जानते हैं। लेकिन जब ये क्रांति हुई तो क्रांति के तहत मांग उठने लगी कि इटली और जर्मनी को एक कर दिया जाए। यूनान, पोलैंड, हंगरी में तत्कालीन दमनकारी शासकों के खिलाफ स्वतंत्रता और संवैधानिक सुधारों के लिए आंदोलन भड़क उठे। मध्यम वर्ग की जीत हुई। मध्यम वर्ग की जुलाई 1830 की जो क्रांति हुई उसमें मध्यम वर्ग की जीत हुई थी। ठीक है, ये क्रांति, इस क्रांति से बात का प्रतीक था कि राजा की इच्छा ही सर्वोपरि नहीं है, बल्कि लोक संप्रभुता और मध्यम वर्ग देश की राजनीति तय करने में सक्षम है। आपके यहाँ भी देश की राजनीति को तय करने में मध्यम वर्ग ही सक्षम है। भले मध्यम वर्ग अपनी क्या नहीं समझे, शक्ति को नहीं पहचान पा रही है, ये एक अलग बात है। लेकिन देश की जितनी आबादी है सबसे बड़ी आबादी किसकी है? मध्यम वर्ग है।
मध्यम वर्ग किसे कहते हैं ये भी जानना है, जो कमाकर खाता पीता है और अपना जिंदगी थोड़ा सा ठीक ठाक जी लेता है। तो ऐसी जिंदगी जीने वाले को क्या कहते हैं, मध्यम वर्ग में जीने वाले लोग कहते हैं। इसमें डॉक्टर होगा, टीचर होगा, बात समझ रहे हैं। इसमें कौन होगा, तो मजदूर भी आ सकता है, ये अच्छे तनख्वाह वाले, ठीक है। प्रसिद्ध कथन, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने इस क्रांति के प्रभाव को देखकर ही कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है। इसके बाद अगला क्रांति कब हुई, 1848। 1830 के बाद तो क्रांति था ही, लास्ट क्रांति है ये, ठीक है। 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई, ठीक है। तो यूरोप के इतिहास की एक युगांतकारी का मतलब क्या हो गया, एक युग से दूसरे युग में जाना, ठीक है। एक युग का अंत, दूसरे युग का शुरुआत, ठीक है। इसीलिए इस शब्द को मिला के क्या बनाया है, युगांतकारी, ठीक है। इस क्रांति ने न केवल फ्रांस से संवैधानिक राजतंत्र को उखाड़ फेंका, कहां से, फ्रांस से संवैधानिक राजतंत्र को उखाड़ फेंका, कौन, ये क्रांति जो 1848 की क्रांति है। दूसरी बार गणतंत्र की स्थापना की, बल्कि पूरे यूरोप की रूढ़िवादी व्यवस्था की नींव को हिलाकर रख दिया, बुनियाद को हिलाकर रख दिया, कौन, 1848 की क्रांति, ठीक है। लुई फिलिप की असफल नीतियां, ठीक है। क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, जैसे जुलाई 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप क्या बना था, फ्रांस का राजा बना, और लुई फिलिप अगर असफल होगा तो फिर क्रांति होगी, और जब क्रांति हुई तो ये 1848 ईस्वी था, जब क्रांति हुई तो ये 1848 ईस्वी था। 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना था, ये बात हम लोगों को पता है। उसके बाद वह स्वभाव से उदारवादी था, परंतु अत्यंत महत्वाकांक्षी था, ठीक है। अपने बारे में भी ज्यादा सोचता था वो। उसने अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अपनाई, ठीक है। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति, मध्यम वर्ग के लोगों को खुश रखने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अपनाई। आपके भी देश में लोगों को खुश करने के लिए कभी कभी कुछ दे दिया जाता है कि नहीं, जैसे इस बार क्या दिया था, कुछ दिया था कि नहीं दिया था, सरकार दे देता है, ठीक है। पहले गैस दिया था उज्ज्वला योजना के तहत, उससे पहले दूसरी भी सरकारें बहुत कुछ दी थी, जैसे किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। तो ऐसे ही सरकार कुछ न कुछ मध्यम वर्गीय को दे देता है। इसी तरह मध्यम वर्गीय लोगों को यहाँ जो है लुई फिलिप उसको कुछ न कुछ फायदा पहुंचाने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति जो असफल सिद्ध हुई, ये क्या हो गई, असफल, ठीक है। कट्टर प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री गीजो की नियुक्ति, प्रतिक्रियावादी लुई फिलिप ठीक था, लेकिन इन्होंने जो अपना प्रधानमंत्री बनाया तो लुई है ना, ये क्या था, प्रतिक्रियावादी था, ठीक है। लुई फिलिप ने 1840 में गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो एक घोर प्रतिक्रियावादी था, घोर प्रतिक्रियावादी मेटरनिक भी था, और घोर प्रतिक्रियावादी कौन था, ये कौन था, हाँ गीजो भी था। तो लुई फिलिप जो है गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जो देश में किसी भी प्रकार के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के सख्त खिलाफ था, वैधानिक, सामाजिक, आर्थिक सुधारों के सख्त खिलाफ था। देखो अगर सरकारें अच्छी होती है, उसकी नीतियां अच्छी होती है, तो देश तरक्की करता है और लोगों के हाथ से, लोगों के पास से भूखमरी चली जाती है, लोग खुशहाल होते हैं, ठीक है। और सरकार अगर शोषक होगी तो तरह तरह का टैक्स लगा करके, काम को बंद करवा करके आपको क्या करेगा, जनता को परेशान करती है। इसलिए शासक का बेहतर होना, बेहतर उसके विचार होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब लुई फिलिप जो है, किसको, लुई फिलिप शासक बना था, ठीक है। 1830 के बाद इन्होंने पूंजीपति वर्ग को प्राथमिकता दिया, ठीक है। आप देखिएगा हमेशा शासन में पूंजीपति वर्ग के लोगों का वर्चस्व रहा है, आज से नहीं बहुत जमाना से, ठीक है।
राजा ने शासन में केवल अमीर पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखा। किसको? अमीर और अपने पूंजीपति वर्ग को साथ रखा। इस वर्ग की शासन के कार्यों में कोई रुचि नहीं होती थी। पूंजीपति वर्ग को साथ रखा, लेकिन शासन के कार्य में उनको रुचि नहीं थी, वो सही से काम नहीं कर सकते थे, ना ही उनके पास आम जनता के कल्याण के लिए कोई सुधारात्मक कार्यक्रम था। ठीक है, ये लुई फिलिप की सत्ता के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, असफल विदेश नीति। इस समय फ्रांस की विदेश नीति पूरी तरह से विफल साबित हुई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। ठीक है, भूखमरी और बेरोजगारी। सरकार की आर्थिक विफलताओं के कारण पूरे फ्रांस में भीषण भूखमरी और बेरोजगारी हो गई, जिससे आम जनता और सुधारवादी पूरी तरह से सरकार के विरोध में आ गए। ठीक है,